वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बॉटनी के पेपर 1 के यूनिट 5 से लिया गया टॉपिक वर्नलाइजेशन अर्थात वसंतीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट टर्न पे जब हम फोटोपीरियोडिज्म पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो फ्लावरिंग प्रोसेस है वेजिटेटिव एपेक्स का रिप्रोडक्टिव एपेक्स में परिवर्तन होना निर्भर करता है कुछ फेजेस में, जो कि सबसे पहले मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव एपेक्स से रिप्रोडक्टिव एपेक्स में कन्वर्ट होने के लिए, और इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं फ्लावरिंग के लिए। और ये फिजिक कंसेप्ट का आइडिया दिया गया था क्लेब्स द्वारा और इसको प्रपोज किया था लाइसेंको ने। According to this theory, there is series of phases in the development of a plant. Each phase is stimulated by an environmental factor such as temperature, light. और ये एक फेज जब कंप्लीट होगा तो प्लांट जो है दूसरे फेज में एंटर होता है। सो देयर आर टू फेजेस, थर्मोफेज एंड फोटोफेज। थर्मोफेज जैसा कि नाम से पता चल रहा है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और जो वसंतीकरण का प्रोसेस है वो एक्सीलरेट होता है थर्मोफेज में। Thermophase should be followed by photophase which requires light. वसंतीकरण की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन सबसे प्रथम ये जो वसंतीकरण का शब्द में प्रयोग किया गया एक रशियन साइंटिस्ट द्वारा टी.डी. लाइसेंको। कम तापक्रम द्वारा पुष्पन को त्वरित करने की प्रक्रिया वसंतीकरण कहलाती है। वर्नल मतलब वसंत जैसा, अतः शब्द वसंतीकरण काम में लिया गया। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ vernalization? The effect of chilling treatment is called as vernalization. It is a process of shortening of the vegetative phase and accelerating the flowering by a previous cold treatment. It was found by Lysenko in 1928 that the cold requiring annual and biennial plants can be made to flower in one growing season by providing low temperature treatment to the young plants or moistened seeds. So, besides the length of the photoperiod, temperature also plays an important role in the physiology of flowering. ये एस्पेक्ट स्टडी किया गया रशियन वर्कर्स के द्वारा फ्लावरिंग राई और वीट वैरायटी में के लिए। Wheat is having two varieties, spring variety and winter variety. The former, that is the spring variety, is sown in spring and flowers in the same year. On the contrary, if the winter variety is sown in spring, it will remain vegetative that year and produce flowers the next year after facing the cold temperature of the winters. So students, ये रशियन वर्कर्स ने गेहूं के अध्ययन में ये पाया कि गेहूं की दो वैरायटी हैं,
एक कहलाती है स्प्रिंग वेराइटी और दूसरी कहलाती है विंटर वेराइटी। तो जो गेहूं के स्प्रिंग वेराइटी के जो सीड्स हैं, अगर स्प्रिंग में बोते हैं तो वो उसी समय उसमें फ्लावरिंग हो जाती है, उसी साल में। इसके विपरीत जब विंटर वैरायटी के सीड्स बोए जाते हैं तो विंटर वैरायटी के सीड स्प्रिंग में बोए जाते हैं तो वो स्प्रिंग में वेजिटेटिव रहते हैं और उसमें फ्लावरिंग कब आती है, विंटर सीजन के लो टेम्परेचर को फेस करते हुए और अगले साल, मतलब ये बाइनियल वैरायटी की तरह बिहेव करती है। तो लाइसेंको ने ये अध्ययन किया कि ये जो लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है गेहूं की, ये हम बीज अवस्था में इसको हम पूरी कर सकते हैं। सो if the seeds of the winter variety are pre-treated with low temperature, that is about 4 degrees centigrade for 10 hours and sown in spring, it will flower in the same year. Thus the winter variety will behave like a spring variety. This effect of pre-treatment of seeds with low temperature on flowering is known as vernalization. After this discovery, Lysenko he studied the various aspects of vernalization in different plant species. Now, what is the devernalization? कई बार स्टूडेंट से एक डेफिनेशन पूछी जाती है, वर्नलाइजेशन क्या है और डीवर्नलाइजेशन। डीवर्नलाइजेशन जैसा कि नाम दिख रहा है, वी वसंतीकरण, वसंतीकृत पौधे को यदि शीघ्र ऊंचे तापक्रम दैट इज 30 डिग्री से अधिक पर रखा जाए तो वसंतीकरण का प्रभाव नष्ट हो जाता है, इसे डीवर्नलाइजेशन कहते हैं। और ये डीवर्नलाइज्ड प्लांट्स को पुनः कम तापक्रम पर रखकर वसंतीकृत किया जा सकता है। सो व्हाट इज डीवर्नलाइजेशन? द रिवर्शन ऑफ वर्नलाइज्ड plants by high temperature treatment is called devernalization. Devernalization is effected by treating the vernalized seeds or the buds with high temperature. Lang in 1957 demonstrated that application of gibberellins can replace the cold treatment for vernalization in certain biennial plants. Hormonal theories. Melcher in 1939 proposed that chilling treatment induces the formation of a new floral hormone called vernalin. The hormone is transmitted to the other parts of the plant. He grafted a vernalized plant with an unvernalized plant. What did he observe? The unvernalized plant also initiates flowering. The hormone vernalin diffuses from vernalized plant to the unvernalized plant to induce flowering. तो मेल्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो स्टिमुलस है वर्नलाइजेशन का, ये कहाँ पर रिसीव होता है, व्हाट इज द साइट ऑफ वर्नलाइजेशन स्टिमुलस। ये जो स्टिमुलस है ये रिसीव होता है स्टेम एपेक्स द्वारा। मेरिस्टेमेटिक स्टेम्स, apical meristems are the site to receive the vernalization stimulus. ये केवल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ही होता है, ये जो वर्नलाइजेशन का जो स्टिमुलस होता है। Transmission of vernalization stimulus across a graft union in Hyoscyamus niger
जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, उनके द्वारा किया गया। उन्होंने 2 प्लांट्स लिए, एक तो वर्नलाइज्ड प्लांट लिया और दूसरा अनवर्नलाइज्ड प्लांट लिया। इन दोनों प्लांट्स को उन्होंने ग्राफ्ट किया और ये देखा गया कि ये जो स्टिमुलस है वर्नेलिन, जो कि नाम दिया गया एक बायो सेंसिटिव केमिकल को, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो स्टिमुलस है ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द वर्नलाइज्ड प्लांट टू द अनवर्नलाइज्ड प्लांट. So from the above experiment, it is clear that vernalization stimulus is transmitted from the vernalized to the unvernalized plants. Now, what is the importance of vernalization? It induces early flowering, thereby shortening the vegetative period of the plants. The winter variety crops can be converted to the spring variety. It helps in increasing the yield of the plants. It helps in reducing the resistance to the number of the disease. Tropical plants, which require long summer, can be grown in temperate areas, that is, the short summers. What are the factors affecting vernalization? वसंतीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बेसिकली जल और ऑक्सीजन है. वाटर जो है बहुत जरूरी है वर्नलाइजेशन के लिए. सूखे बीजों का वसंतीकरण नहीं किया जा सकता. एटलीस्ट 90% मॉइस्चर उपस्थित होना चाहिए वर्नलाइजेशन के लिए, और ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है वसंतीकरण के लिए, जो कि एनर्जी देता है. तो श्वसन द्वारा उत्पन्न एनर्जी वसंतीकरण में काम आती है. अगर हम पूरे प्रोसेस को समराइज करें तो डेफिनेशन वाइज, the cold treatment given to the plants for promoting early flowering is known as vernalization. The chilling treatment to induce flowering takes place in 3 distinct stages: the thermostage, the photostage, and the flowering stage. Thermostage. It is the first stage, that is the vernalization stage. Seeds or the seedlings are made wet, moisturized, and subjected to cold treatment, approximately 5 to 10 degrees centigrade, for a considerable time. Photophase. This is the second stage. Seedlings are grown under ordinary temperatures and light conditions. This stage actually prepares the plant to produce flowers. This is the growth phase of the plants, and it ends with the initiation of the flowering. The third stage is the flowering stage. The plant blooms and prepares for the seed production. The actual effect of vernalization is shown in the third stage. So एक बार ये स्टेप्स क्या है वर्नलाइजेशन के लिए, थोड़ा सा अगर हम इसको दोबारा देखें तो ये स्टेप्स होती हैं वर्नलाइजेशन के प्रोसेस में. सबसे पहले साइट ऑफ रिसेप्शन ऑफ vernalization stimulus. Investigations made by Grigori and Purvis in 1937 on Petkus rye proved that dividing cells are necessary to receive the vernalization stimulus, अर्थात meristematic cells. They found that even developing embryo on parent plants can be vernalized. However, केवल एम्ब्रियो एपिकल मेरिस्टेम ही नहीं है जो कि टिश्यूज हैं वर्नलाइजेशन के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए. स्टेम और रूट कटिंग्स भी वर्नलाइज हो सकती हैं जब वो रूट फॉर्मेशन की स्टेज में होती हैं. Devernalization. If vernalization is followed with high temperature, in case of Petkus rye, when the
plants are kept at 40 degrees centigrade for 2 days, then the effect of chilling is erased. This is known as devanillization. The devanillized plants can be vanillized again. Replacement of vanillization by gibberellins. Low temperature requirement of flowering is found in long day plants. ऐसा देखा गया है कि ये जो चिलिंग इफेक्ट है केवल लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए जरूरी है. अगर ये प्लांट्स विंटर्स को एक्सपोज नहीं होते हैं, वो रोजेट रह जाते हैं, वेजिटेटिव रह जाते हैं. When these plants are not exposed to winter, they remain vegetative forming rosettes and वो अगले साल फ्लावर फॉर्मेशन करते हैं, जिस फिनोमिनन को हम बोल्टिंग कहते हैं. तो प्लांट्स अगर लो टेम्परेचर या विंटर फेस नहीं करते हैं तो वो बोल्ट हो जाते हैं, रोजेट फॉर्मेशन हो जाते हैं, वेजिटेटिव रह जाते हैं. लॉन्ग डे प्लांट्स में लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कैन बी सक्सेसफुली be replaced by gibberellic acid treatment. It is quite possible that long day plants are deficient in gibberellins, which is improved by chilling treatment. Substitution of low temperature treatment by gibberellic acid has been proved in carrot by Lang. Now, what is the mechanism of vanillization? Various pieces of information obtained by Gregory Purvis and Melchers and Lang have been put together to suggest a tentative hypothesis of flowering. G. Melchers, who was a German physiologist, suggested that low temperature treatment induces the formation of a chemical arbitrarily named as vernalin, which migrates to the shoot apex to form the floral primordia. The evidence in favor of existence of vernalin came from grafting experiments in which the stimulus can be translocated from the vernalized plant to the non-vernalized plant. However, till date, no vernalin has been isolated and characterized. तो ये जो मैकेनिज्म है वर्नलाइजेशन का, जी मिल्चर्स ने एक हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म प्रपोज किया और उन्होंने देखा कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट एक केमिकल इंड्यूस करता है जिसको कि टेंटेटिवली वर्नलिन का नाम दिया गया. और उन्होंने देखा कि ये जो वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स द्वारा रिसीव किया जाता है और ये स्टिमुलस जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम दी वर्नलाइज्ड प्लांट टू दी नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट्स. लेकिन आज तक वर्नलिन नामक का केमिकल अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया. ये जो प्रोसेस है केवल टेंटेटिव स्कीम है जो कि प्रपोज की गई. तो ये अगर अपन ये फ्लो डायग्राम देख रहे हैं तो वी सी दैट द प्रोडक्ट A on receiving low temperature is converted into B and B is unstable and gives rise to a product named as D. D again can be converted into B by giving low temperature. Now B again receiving low temperature converts into C. C is a stable product and it gives rise to a chemical named vernalin, and this vernalin can be replaced by gibberellin. C, after receiving suitable photoperiods, gives rise to the flowering stimulus, and this flowering stimulus has been tentatively named as फ्लोरिजन. तो ये जो रेखा चित्र है इसमें ए एक पूर्वगामी है जो वसंतीकरण द्वारा बी का निर्माण करती है. यदि तापमान अधिक हो तो बी डी में परिवर्तित हो जाता है और ये बी सी
और ई में परिवर्तन होने पर पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन्स बनते हैं और ये रिएक्शन डिपेंड करती है फोटोपीरियोडिक या फोटो लाइट स्टेजेस के लिए। लॉन्ग डे प्लांट्स में बी धीरे धीरे सी में परिवर्तित हो जाता है, जो तुरंत ही पुष्पन के लिए आवश्यक फ्लावरिंग स्टिमुलस देता है। इस प्रकार निरंतर प्रकाश की स्थिति में ए, बी, सी और ई पुष्पन के शुरू होने तक चलती रहती है। इसके विपरीत शॉर्ट डे प्लांट्स की अवस्था में सी का डी में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात सी बी डी होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पौधों में केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वनराइजेशन है ये लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए कंडीशन है और शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती है। सो स्टूडेंट्स, this is all for now, and in the next lecture we will finally conclude the physiology of flowering. What is the exact mechanism in which the vegetative apex is converted into the reproductive apex? Thank you.